यूं तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई, लेकिन इसके मूल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में निर्मित भारतीय जनसंघ की है। जी नमस्कार, मैं श्याम सुंदर। इस एपिसोड में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के इतिहास के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं और साथ ही बताने वाले हैं कि क्या था शून्य से शिखर तक पहुंचने का मंत्र भारतीय जनता पार्टी का अंत तक बने रहें। आरएसएस के द्वितीय सरसंघ चालक माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भेंट की। तत्पश्चात जनसंघ के निर्माण की प्रक्रिया मई 1951 में प्रारंभ हुई और 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली के कन्या माध्यमिक विद्यालय परिसर में भारतीय जनसंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई। आयताकार भगवा ध्वज झंडे के रूप में स्वीकृत हुआ और उसी में अंकित दीपक को चुनाव चिन्ह स्वीकार किया गया और साथ ही प्रथम आम चुनाव के घोषणा पत्र को भी स्वीकृत किया गया और भारतीय संसद के लिए 1951-52 में हुए आम चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 3 सीटें जीती। भारतीय जनसंघ ने कश्मीर और राष्ट्रीय एकता के मसले पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में आंदोलन आरंभ किया और कश्मीर को किसी भी प्रकार का विशेष अनुदान देने का विरोध किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को गिरफ्तार कर कश्मीर की जेल में डाल दिया गया, जहां रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई। 1947 में तो देश को आज़ादी मिल गई थी, फिर भी गोवा, दमन और दीव पर पुर्तगाल का शासन था, जिससे मुक्ति के लिए देश में तमाम संघर्ष हो रहे थे और भारतीय जनसंघ द्वारा भी गोवा मुक्ति आंदोलन कर रही थी। इसी सिलसिले में 2 मई 1954 को देश में एकता दिवस मनाया गया और जनसंघ द्वारा ही 6 दिसंबर से 16 दिसंबर 1954 तक गोवा मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया गया और 23 जून 1955 को भारतीय जनसंघ के महामंत्री जगन्नाथ राव जोशी ने 100 सत्याग्रहियों के साथ गोवा के लिए प्रस्थान किया। 1957 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 4 सीटें जीती तथा मतदान प्रतिशत भी पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले लगभग दोगुना होकर 5.93% हो गया। 1947 में भारत के विभाजन के समय जलपाईगुड़ी जिले को विभाजित करते समय रेड क्लिफ के बेरूबारी यूनियन नंबर 12 भारत को दे दिया। 1950 के दशक की शुरुआत में पाकिस्तान ने बेरूबारी पर अपना दावा करना शुरू कर दिया और 1958 में भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच नेहरू नून समझौता हुआ। इस समझौते के तहत नेहरू ने बेरूबारी गांव को पाकिस्तान को देने की सहमति दे दी। हालांकि इस फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और भारतीय जनसंघ के विरोध पर अंत में यह सहमति बनी कि बेरूबारी का आधा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान को दे दिया जाए और आधा हिस्सा भारत को। आपको बता दें कि उस समय बेरूबारी का आधा हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान को दिया गया था, जो बाद में बांग्लादेश बन गया। 1962 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ ने 14 सीटें जीती, जो कि हर बार के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन माना जा रहा था। भारत की आज़ादी के लगभग 17 साल बाद समाजवादी नेता व चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने विचार रखा कि एक समान भारतीय संस्कृति के वाहक भारत व पाकिस्तान देशों का एक महासंघ बनना चाहिए, जिससे दोनों देश आपसी विवाद निपटाते हुए अपने अपने देश की आवाम के आर्थिक व सामाजिक विकास का कार्य सामूहिक रूप से कर सके, जिसका समर्थन भारतीय जनसंघ के विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया और तमाम एक समान विचारधारा के लोगों को इसका फायदा भी हुआ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनसंघ देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई। लोकसभा चुनाव में 35 सीटें प्राप्त की। दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एवं नगर निगम चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। विभिन्न राज्यों में कांग्रेस विरोधी सरकारें बनी, जिनमें भारतीय जनसंघ साझीदार हुआ। 1971 को हुए लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को भारी जीत मिली, लेकिन भारतीय जनसंघ ने भी 22 सीटों पर जीत दर्ज की। इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के विरोध करने के संबंध में अनेक जनसंघ नेता तथा कार्यकर्ता गिरफ्तार कर जेल में रखे गए। आपातकाल के दौरान 1977 में भारतीय जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हुआ। जनता पार्टी आपसी मनमुटाव की शिकार हो गई। वर्चस्व की लड़ाई में जनता पार्टी के लोगों ने भारतीय जनसंघ के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दोहरी
सदस्यता का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि जनसंघ के लोग या तो जनता पार्टी छोड़े या फिर संघ से अपने रिश्ते समाप्त करें। इस मुद्दे पर जनसंघ के नेताओं ने जनता पार्टी छोड़ दी तथा 6 अप्रैल 1980 को पंचनिष्ठाओं के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। 1980 का लोकसभा उपचुनाव श्रीमती इंदिरा गांधी जीत चुकी थी। जनता पार्टी के टूटने के बाद पुनः गैर सरकारी दलों में कांग्रेस का मुकाबला करने के लिए गठबंधन की राजनीति के प्रयत्न हुए। जनसंघ के समय दूर से जले नेता फूंक फूंक कर कदम रखने लगे तथा तय किया कि हम अब अपनी पहचान समाप्त करने वाला कोई गठबंधन नहीं करेंगे। 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती इंदिरा गांधी के अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। व्यापक सिख विरोधी दंगे हुए। जनसंघ एवं संघ कार्यकर्ताओं ने हिंदू और सिख के बीच पनपे मनमुटाव को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने 31 अक्टूबर को ही श्री राजीव गांधी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। लोकसभा के चुनाव घोषित हुए। श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति सहानुभूति की लहर में चुनाव एक तरफा हो गया और कांग्रेस की जीत हो गई। भारतीय जनता पार्टी का यह पहला चुनाव था, लेकिन केवल 2 सीटों में ही सिमट गई। 1986 में भाजपा की अध्यक्षता का दायित्व श्री लालकृष्ण आडवाणी पर आया। 1987 में यह बात सामने आई कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें सप्लाई करने का सौदा हथियाने के लिए $80 लाख की दलाली चुकाई। तथा कथित उस बोफोर्स रिश्वत कांड के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा उच्च स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के विरोध में आंदोलन चलाया गया। 25 सितंबर 1989 को भाजपा व शिवसेना का गठबंधन हुआ। चुनाव परिणाम अपेक्षा के अनुकूल आए। राजीव गांधी की सरकार सत्ता से बाहर हो गई। 1984 में जहां भाजपा को 2 सीटें मिली थी, अब वे बढ़कर 85 हो गई। इस चुनाव में बोफोर्स के मुद्दे के अलावा भाजपा ने अपना विचार व्यक्त किया। सबके लिए न्याय, तुष्टीकरण किसी का नहीं, और लालकृष्ण आडवाणी सांसद के रूप में पहली बार लोकसभा में गए। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का समर्थन। जून 1989 पालमपुर हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय कार्यकारिणी से राम जन्मभूमि आंदोलन के समर्थन का निर्णय लिया गया। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का यह ज्वलंत मुद्दा था। छद्म धर्मनिरपेक्षता बनाम वास्तविक सर्वपंथ संभाव का यह युद्ध था। 25 सितंबर दीनदयाल जयंती से आडवाणी की राम रथ यात्रा सोमनाथ से प्रारंभ हुई। 30 अक्टूबर को इसे अयोध्या पहुंचकर कार सेवा में शामिल होना था। रथ यात्रा को मिला जन समर्थन अद्भुत था। सितंबर 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक ऐतिहासिक रथ यात्रा शुरू की। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आदेश पर लालकृष्ण आडवाणी सहित बीजेपी के अनेक नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये तो कम ही था। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने तो 2 नवंबर 1990 को अयोध्या में कारसेवकों पर गोलियां चलवा दी और जिसमें लगभग 40 लोगों की मौत हो गई। बावजूद भी बड़ी संख्या में कारसेवक राम जन्मभूमि अयोध्या में जा पहुंचे। देश में 1951 में आम चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़कर 120 तक पहुंच गई और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। वे 1991 से 1993 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहे। मुरली मनोहर जोशी ने 11 दिसंबर 1991 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत को एकता का संदेश देने के लिए एकता यात्रा निकाला, जो 26 जनवरी 1992 को जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर समाप्त किया। इसके बाद लालकृष्ण आडवाणी 1993 से 1998 तक भारतीय जनता पार्टी के पुनः अध्यक्ष रहे। 1993 में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में धीरे धीरे भाजपा के मत और पैठ बढ़ते रहे तथा यह देश की राष्ट्रीय पार्टी बनने लगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, ओडिशा, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी कमल खिलने लगा। 1996 में हुए संसदीय चुनावों में भाजपा ने 161 लोकसभा सीटें जीती और संसद की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली, लेकिन लोकसभा में बहुमत साबित करने में असमर्थ होने के कारण यह सरकार 13 दिनों बाद गिर गई। जनता दल के नेतृत्व में गठबंधन दलों ने 1996 में सरकार बनाई, लेकिन यह सरकार भी चल न सकी और 1998 में मध्यावधि चुनाव कराए गए। 1998 में भाजपा ने
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का नेतृत्व करते हुए चुनाव लड़ा, जिसमें सहयोगी के रूप में समता पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना, अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम और बीजू जनता दल शामिल थे। एनडीए को तेलुगु देशम पार्टी का भी बाहर से समर्थन था और श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। गठबंधन की सरकार में सहयोगी पार्टियों द्वारा हर एक छोटी छोटी व्यक्तिगत मांगों को मनवाने पर अड़ जाते थे और मांग नैतिक न होने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी मानने से इनकार कर दिए और मई 1999 में अन्ना द्रमुक के समर्थन वापस लेने के बाद यह सरकार गिर गई और फिर से चुनाव कराए गए। हालांकि इसी कार्यकाल में ही 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था। 1999 के कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर विजय के साथ ही 13 अक्टूबर 1999 को राजग ने अन्ना द्रमुक के बगैर संसद में 303 सीटें जीती और स्पष्ट बहुमत हासिल किया। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय सर्वाधिक 183 सीटें प्राप्त की। श्री अटल बिहारी वाजपेयी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। श्री लालकृष्ण आडवाणी उप प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री बने। राजग की यह सरकार पूरे 5 वर्ष तक रही। सरकार के नीतिगत एजेंडे में रक्षा तथा आतंक पर अधिक आक्रामक रुख शामिल थी। विकसित तथा समृद्ध भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बड़ी योजनाएं आरंभ की गई। 2004 का आम चुनाव आया। 2004 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने तय समय से 6 महीने पूर्व चुनाव की घोषणा कर दी। एनडीए का चुनाव अभियान इंडिया शाइनिंग के नारे पर आधारित था। हालांकि चुनाव के नतीजों में एनडीए को हार का सामना करना पड़ा। मई 2008 में भाजपा ने कर्नाटक राज्य का चुनाव जीता। यह पहली बार था जब पार्टी ने किसी दक्षिण भारतीय राज्य का विधानसभा चुनाव जीता। 2009 के आम चुनाव में लोकसभा में भाजपा की सीटें घटकर 116 रह गई, लेकिन 2014 के आम सभा चुनाव में भाजपा ने श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 282 सीटें जीती और एनडीए ने लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 336 सीटों पर जीत दर्ज की। भाजपा संसदीय दल के नेता श्री नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के 15वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। चुनाव में भाजपा का वोट प्रतिशत 31% और अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलाकर 38% रहा। यह पार्टी की स्थापना के बाद पहला अवसर था जब पार्टी को संसद में बहुमत मिला और पहली बार लोकसभा में बीजेपी ने अपने बल पर बहुमत हासिल किया और नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। भाजपा ने पुनः लोकसभा चुनाव 2019 में 303 सीटों पर विजय प्राप्त कर इतिहास रचा। भाजपा की यह ऐतिहासिक जीत इस बात का प्रमाण है कि भारत की जनता ने अपनी आकांक्षाओं और आशाओं को साकार करने के लिए श्री नरेंद्र मोदी के महान नेतृत्व में विश्वास जताया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नए भारत की परिकल्पना का मंत्र बन गया। लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी का रथ मोदी जी के नेतृत्व में रुका नहीं और 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कुल 240 सीटें हासिल की। एनडीए के गठबंधन सहयोगियों के साथ विजय प्राप्त कर इतिहास रच दिया। 9 जून 2024 को श्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से शपथ ली, जो तीसरी बार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेतृत्व करने की उनकी यात्रा की शुरुआत करने का एक ऐतिहासिक क्षण था। लेकिन इस बार के मंत्र में सबका प्रयास भी जुड़ गया और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ साथ सबका प्रयास के मंत्र के साथ भाजपा नेतृत्व वाला ये गठबंधन एक नए विकसित और आकांक्षी भारत के निर्माण के लिए काम कर रहा है। कैसा लगा हमारा प्रयास? कमेंट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।